नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी आर्थिक विषय पर बात करने वाले हैं, कुल राष्ट्रीय आय। जी। हमारे पास कुछ लेख हैं जो इस पर कुल राष्ट्रीय आय, अर्थ, महत्व और घटक पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कोई देश अपनी कमाई का हिसाब कैसे रखता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए ही नहीं है। बिल्कुल। ये असल में हम सबके लिए उपयोगी है, ये जानने के लिए कि देश कैसे कमा रहा है और उस कमाई का मतलब क्या है। हाँ, उसकी आर्थिक सेहत कैसी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही दिखाता है। तो ठीक है, फिर हमारा लक्ष्य साफ है, ये समझना कि कुल राष्ट्रीय आय आखिर है क्या, इसमें क्या क्या शामिल होता है और ये जानना जरूरी क्यों है। चलें? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कुल राष्ट्रीय आय है क्या? हाँ, बिल्कुल बुनियादी सवाल। सरल शब्दों में कहें तो सरल शब्दों में ये एक देश के सभी नागरिकों और व्यवसायों की एक साल में हुई कुल कमाई है। अच्छा, और इसमें वो आय भी शामिल है जो उन्होंने देश के बाहर से कमाई हो। बाहर से भी? ओके। हाँ, इसे कभी कभी कारक लागत पर राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। कारक लागत पर इसका क्या मतलब हुआ? ये जीडीपी से अलग है क्या? थोड़ा अलग है। देखिए, कारक लागत का मतलब है उत्पादन के साधनों को, मतलब के श्रम, पूंजी, जमीन, इनको मिली असल कमाई। ठीक है। इसमें से सरकार के अप्रत्यक्ष कर, जैसे आपने कहा जीएसटी, वो हटा दिए जाते हैं और सब्सिडीज जोड़ दी जाती हैं। तो ये दिखाता है कि उत्पादन से वास्तव में कितनी आय पैदा हुई, ना कि बाजार के दाम पर। समझ गया। तो ये वो असल कमाई है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली। अच्छा, तो ये आय आती कहाँ से है? इसके घटक क्या है? हाँ, इसके कई स्रोत हैं। स्रोत बताते हैं। पहला तो है मजदूरी और वेतन जो कर्मचारियों को मिलता है। सही। फिर आता है किराया, मतलब जमीन या प्रॉपर्टी से मिलने वाली आय। हाँ। इसके बाद है ब्याज, पूंजी लगाने या जमा करने पर जो मिलता है। और फिर मुनाफा, व्यवसायों का। बिल्कुल, चौथा है मुनाफा, जो कंपनियां अपने सारे खर्चे निकालकर कमाती हैं। और एक और चीज थी, मिश्रित आय। ये क्या चीज है? ये थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, ये दिलचस्प है। मिश्रित आय मतलब उन लोगों की आय जो अपना काम खुद करते हैं। जैसे छोटे दुकानदार हो गए, किसान हैं, या कोई डॉक्टर या वकील जो अपना क्लिनिक या ऑफिस चलाते हैं। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। बिल्कुल। इनकी आय में इनकी मेहनत की कमाई यानी मजदूरी भी शामिल होती है, और इनकी लगाई हुई पूंजी पर मिलने वाला रिटर्न, मतलब ब्याज या मुनाफा भी। इसलिए मिश्रित कहते हैं। हाँ, क्योंकि दोनों मिले होते हैं। और स्रोत बताते हैं कि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में ये मिश्रित आय जीएनआई का एक अहम, एक बड़ा हिस्सा हो सकती है। सही बात है। ये छोटे कारोबारियों और असंगठित क्षेत्र के महत्व को भी दिखाता है। बिल्कुल। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि जीएनआई क्या है और इसमें क्या क्या आता है। अब सवाल यह है कि ये आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों सरकारें इसे ट्रैक करती हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये देश की आर्थिक तरक्की का एक सीधा सूचक है। मतलब अगर जीएनआई बढ़ रहा है तो अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है? आमतौर पर हाँ, यही माना जाता है। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सरकारें नीतियां बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। नीतियां बनाने के लिए? कैसे? जरा विस्तार से बताएंगी? देखिए, सरकार को बजट बनाना होता है। ये तय करना होता है कि कहाँ ज्यादा निवेश करना है, किन सेक्टर्स को सपोर्ट देना है। ये सब फैसले जीएनआई और इससे जुड़े दूसरे आंकड़ों को देखकर लिए जाते हैं, ताकि आर्थिक विकास को सही दिशा मिले। अच्छा, यानी प्लानिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा आप अलग अलग देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना भी कर सकते हैं जीएनआई देखकर। हाँ, कौन सा देश कितना बड़ा है आर्थिक रूप से। सही। और हाँ, ये कहीं ना कहीं नागरिकों के जीवन स्तर का भी अंदाजा देता है। पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक औसत होता है। हाँ, औसत, उस पर हम शायद बाद में आएंगे। अच्छा, स्रोत ये भी बताते हैं कि इसे मापने के 3 तरीके हैं। संक्षेप में बता सकती हैं? जरूर। 3 मुख्य तरीके हैं: आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। ओके। आय विधि में, जैसा हमने अभी चर्चा की, देश में सभी की आय, मतलब मजदूरी, किराया, ब्याज, मुनाफा, मिश्रित आय, इन सबको जोड़ा जाता है। ठीक है, सारी इनकम जोड़ ली। हाँ। व्यय विधि में देश में हुए कुल खर्च को देखा जाता है। लोगों ने कितना खर्च किया, खपत, कंपनियों ने कितना निवेश किया, सरकार ने कितना खर्च किया, और हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना रहा। मतलब सारा खर्चा जोड़ लिया। बिल्कुल। और तीसरी है उत्पादन विधि। इसमें देश में एक साल में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी, उनका मूल्य जोड़ा जाता है। अच्छा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। हाँ।
और थ्योरी में तीनों तरीकों से नतीजा एक ही आना चाहिए, देश की कुल राष्ट्रीय आय। समझ गया। तो ये अलग-अलग नजरिए हैं एक ही चीज को नापने के। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो कुल राष्ट्रीय आय है, ये एक तरह का आर्थिक एक्सरे है हाँ, कह सकते हैं। जो देश की कमाई की क्षमता और उसकी ओवरऑल आर्थिक सेहत दिखाता है। ये न सिर्फ पॉलिसी बनाने वालों के लिए जरूरी है, बल्कि हमें ये समझने में भी मदद करता है कि दुनिया में हमारे देश की आर्थिक हैसियत क्या है। हाँ, ये एक समग्र तस्वीर, एक बड़ी पिक्चर पेश करता है। लेकिन ये हमें एक और गहरे सवाल की तरफ भी ले जाता है, जो शायद इस आंकड़े से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वो क्या है? देखिए, हमने कुल आय की बात की, जीएनआई के आकार की बात की, पर क्या ये सोचना उतना ही जरूरी नहीं है कि इस राष्ट्रीय आय का देश के अंदर बंटवारा कैसे हो रहा है? हाँ, मतलब ये पैसा जा कहाँ रहा है, सब तक पहुंच रहा है या नहीं? बिल्कुल। आंकड़ा भले ही बहुत बड़ा दिखे, जीएनआई बढ़ता हुआ दिखे, पर अगर आय कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट रही है, तो आम नागरिक के जीवन पर उसका असल असर क्या होगा? सही बात है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, तो ये एक सोचने वाली बात है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है या नहीं। सिर्फ कुल आंकड़ा देखना काफी नहीं है, उसका वितरण देखना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।